हाय स्टूडेंट्स, 12th क्लास चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर रनिंग में था। इस चैप्टर के 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो नंबर 6 आपके सामने है। मैंने 95% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये इस टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। और आपको बता दूं, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका फिर टेस्ट होगा इसी चैप्टर का। हम आपको समय बता देंगे, उस समय आपके पास पेपर पहुंच जाएगा और आप विदिन 1 आवर सोल्व करके मुझे फिक्स टाइम पे कॉपी सेंड करेंगे। हम चेक करके आपको मार्क्स सुना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस टॉपिक में हमने आपको जो बताया था उन सभी का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लें। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं या बुक में जो क्वेश्चन हैं वो आप सोल्व कर लें, यानी एक चैप्टर का, यानी कि मैंने लगभग 10 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। तो आप सभी विद्यार्थियों का इन 10 चैप्टर का टेस्ट होगा बाय पार्ट्स के अंदर। आज 5th चैप्टर का लेंगे, फिर आपको 2 दिन का समय देंगे, फिर से ऐसे हर चैप्टर का टेस्ट लेंगे हम आपको। तो आप तैयार रहें, रिवाइजन एक बार रिवाइज़ कर लें चैप्टरों को। हम आपको एक दिन पहले बताएंगे कि कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो वीडियो आएगा उसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए साइड ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल, यानी समबाहु जो त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज कौन सा बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो ए है। शीर्ष वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज गिवन, देन फाइंड करो। ये फाइंड करना है, यानी कि आपको क्या प्रूव करना है? लेफ्ट हैंड इज इक्वल राइट हैंड। डिटर्मिनेंट्स है x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2। डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी का स्क्वायर है इज इक्वल टू 3a⁴। ये प्रूव करना है। अब आप देखो हम कैसे प्रूव करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्व। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है। यहाँ लिख देंगे हम समबाहु त्रिभुज की भुजा इज इक्वल टू ए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है बेटा √3/4 भुजा स्क्वायर। इसको हम ट्राइंगल मान लेते हैं। ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16 a⁴। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कि साहब आपने स्क्वायर क्यों किया? देखो यहाँ a⁴ है, दिख रहा है, यहाँ a⁴ है, तो a⁴ से a⁴ कैसे आएगी? स्क्वायर करने पे यहाँ राइट कर सकते हैं, वर्ग करने पर। हमने फर्स्ट लाइन से ये काम किया है। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? भुजा ए है, लिख दिया। भुजा है तो एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइड यानी भुजा दे रखी है, हमने इसका वर्ग कर दिया। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। फिर हम देखेंगे सारणिक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि आपको शीर्ष दे रखे हों तो इसी चैप्टर में आया था। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी कि साइड में हम चाहें तो एक फिगर बना सकते हैं। यहाँ ट्रायंगल बना देंगे। यहाँ पे ये ट्रायंगल बना दिया। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। ये तो दे रखा है आपको x1, y1। ये दे रखा है x2, y2 और x3, y3 और भुजा इसकी दे रखी है आपको ए। ठीक है, अब बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हमने आपको
फॉर्मूला बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इतना आपको याद है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपने देखा जो हमको प्रूव करना है वहाँ चले जाओ। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। बताओ 1 से 2 कैसे बनेगा? हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जिस राशि से हम गुणा करते हैं उसी राशि का भाग देते हैं। ऐसा हमने आपको चौथे चैप्टर में, सारणिक वाले चैप्टर में समझा दिया था। तो अब देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज में मैं क्या राइट कर रहा हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 2 2 2 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड करूँगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। 2 का भाग 2 का गुणा करने पर। देखिए नेक्स्ट पेज में, तो हमने 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग दे दिया। अब देखो बेटा, आंसर में क्या था, सारणिक के ऊपर स्क्वायर था। तो बताओ सारणिक पे स्क्वायर कैसे आएगा? वर्ग करने पर ये हो गया डेल का स्क्वायर 1/16 डिटर्मिनेंट्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2, और ये सारणिक के ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में भी डेल स्क्वायर था, समीकरण 2 में भी डेल स्क्वायर है, यानी कि आपस में मान रख देंगे, या ऐसे बोल दें कि लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होंगी। तो बेटा 1/16 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2, और ये सारणी का स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पे था 3/16 a की पावर 4। 16 से 16 कैंसिल हो गया, एम्प्लाइज ये हमारे पास प्रूव हो गया। सारणी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a की पावर 4। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट था 3 नंबर के हिसाब से, जो हमने सोल्व कर दिया। ठीक है बेटा, रटना नहीं है। तो बताया, या तो क्रैमर नियम का क्वेश्चन आता है, या आव्यूह विधि का आता है, या फिर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है 3 मार्क्स के हिसाब से। यदि सारणिक नहीं है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, थर्ड चैप्टर जो आपने पढ़ा था, मैट्रिक्स वाला आव्यूह का ये सिंबल है, कैपिटल एक्स है, यानी कि कैपिटल एक्स है, इसका मतलब ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। हो तो एक्स मैट्रिक्स का आपको बताना है कि एक्स मैट्रिक्स में कौन कौन से अवयव आएंगे। तो आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसको राइट किया 1 -4 3 -2 x इज इक्वल टू, फिर मैट्रिक्स -16 -6 7 2। अभी इसी चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि इसको मैं a मान लूँ, ये x है, और इसको मैं b मान लूँ। बताओ ये कहाँ पे लिखा हुआ आया था? आव्यूह विधि से जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे 5, आव्यूह विधि से रेखिक समीकरणों को हल करना बताया था, वहाँ पे आया था ax इक्वल टू b। याद आया कुछ? हमको x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू, ये a यहाँ से हटेगा तो यहाँ हो जाएगा a इनवर्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपको मैं बता चुका हूँ। x का फाइंड करना है, a को यहाँ से फिनिश करना है, तो a कैसे फिनिश होगा? जब a इन्वर्स आएगा इधर भी और a इन्वर्स इधर भी, a और a इन्वर्स तो बन जाएगा i, और ये आ जाएगा a इन्वर्स b। या अब देखो x का आंसर अपने आप आएगा कब? जब यहाँ a इन्वर्स रखा जाएगा। कि साहब b कहाँ से लाएंगे? अरे b तो हमारे पास में है, क्योंकि हमने इसको b माना है, इसको हमने a माना है। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ a इन्वर्स का मान कैसे निकालेंगे बेटा, हमने आपको बता दिया है। a इन्वर्स का फॉर्मूला याद करो, बोलो एड जॉइंट a अपॉन सारणिक a। तो देखो a इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 1 -4 3 -2
सबसे पहले आपको सारणिक ए का मान निकालना है। 1 - 4 3 - 2 इक्वल टू माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 यानी 10 डज नॉट इक्वल 0 यानी ए इनवर्स संभव है। अब बताओ ऐड जॉइंट ए कैसे निकालते थे। ऐड जॉइंट ए मैंने आपको डायरेक्ट निकालना बताया था, बताओ तो अपने आप। ए से ऐड जॉइंट ए कैसे आएगा, इस वाले को यहाँ ले जाएंगे, इस वाले को यहाँ लाएंगे, तो -2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया। इन दोनों के चिन्ह बदल देंगे, ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। ऐड जॉइंट ए आ गया। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला बोलो, ऐड जॉइंट ए अपॉन सारणिक ए इक्वल टू 1/10 ऐड जॉइंट ए का -2 4 -3 और 1। ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स, इक्वेशन नंबर 2। अब हम ए इनवर्स का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ ए इनवर्स की जगह ये मैट्रिक्स उतार देंगे और बी की जगह ये वाले मैट्रिक्स के वैल्यूज़ उतार देंगे और बीच में डॉट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना हमने आपको 3rd चैप्टर में सिखा रखा है कि दो आव्यूह का गुणनफल कैसे होता है, गुणा करना जो सबसे इम्पोर्टेंट था, और एक्स का मान आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बेटा, समय बचाने के लिए हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है। समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। ए इनवर्स का मान अभी फाइंड किया था, 1/10 मैट्रिक्स बी का दे रखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना मैंने सिखा रखा है। इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करते हैं, इस पंक्ति का इस स्तंभ में, तो -16 माइनस के 2 माइनस के 16 32 हो गए, 4 को 7 से किया 28 हो गया। फिर इस पंक्ति को इस वाले से करेंगे तो -2 माइनस 6 प्लस के 12 हो गए, 4 दूआ 8। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ में करेंगे, फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ में करेंगे, वो आपके सामने मल्टीप्लाई कर दिया गया है, आप सेल्फ कर लेंगे और ये आ गया। बाहर जो भी हो, या डिवाइड में है तो भाग देंगे और या मल्टीप्लाई में होगा तो गुणा कर देंगे। 10 का भाग दे दिया है, x इक्वल टू आव्यूह आ चुकी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आपको मैं फिर ऐसा ही क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 राइट किया है, वो ही वैसा ही क्वेश्चन है, सेम मेथड का, वेरी इंपॉर्टेंट। आव्यूह ए, अभी यहाँ पे कैपिटल X आया था, आव्यूह X था, अब आव्यूह ए आ गया, यानी मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए, फिर मैट्रिक्स, फिर इक्वल, फिर मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया है, इस मैट्रिक्स को सपोज किया, माना ए तो इसमें है तो इसको हम बी मान लेते हैं, बी मैट्रिक्स मान ली इसको 1 2 2 3, और इस वाली को हम मान लेते हैं सी 4 7 3 और 5, और ये वाली आप जानते हो ये होती है आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स। याद आ गया, इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो अब देखिए बेटा क्या होगा, इससे एम्प्लाइज, ये तो हो गया बी, ये यहाँ पे ए है, इसको हमने माना सी, और ये सामने आ गया आई। अब देखो आपको यहाँ क्या करना है, हमको ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करना है तो ए के इधर कौन है, बी। तो सबसे पहले बी को यहाँ से उठाओ। बताओ यहाँ से बी कैसे उठेगा। किसी भी बी को, सी को यदि आपको उठाना हो तो आप उसी के पास उसका इन्वर्स लगा दो। तो बी कैसे उठेगा, बी इन्वर्स लगा दो, यहाँ पे बी ए सी, और इधर भी बी इन्वर्स लगा दो। ये बात ध्यान रखना, हमने क्या किया है, दोनों तरफ बी इन्वर्स से गुणा किया है। मल्टीप्लाई बी इन्वर्स बोथ साइड्स एम्प्लाइज वी नो दैट बी इनवर्स बी इक्वल टू आई होता है, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है। यानी एक इनवर्स हो, एक विदाउट इनवर्स हो, तो उसका मतलब आई। तो बेटा ये तो हो गया आई ए सी, और ये हो गया बी इनवर्स। आई से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये हो गया ए सी इक्वल टू बी इनवर्स। अब देखो, अब हमको ये सी उठाना है, क्योंकि हम तो ए का मान निकालेंगे ना, ए की मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो बताओ सी कैसे उठेगा, बोथ साइड्स, दोनों तरफ, अभी की तरह
सी हटाना है तो सी इन्वर्स से गुणा करना पड़ेगा। मैं कहूँ ए हटाना है तो ए इन्वर्स से करना पड़ेगा। मैं कहूँ बी हटाना है तो बी इन्वर्स से। तो जिसको हटाना हो उसी से इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए सी इन्वर्स, तो इधर भी आपको सी इन्वर्स लगाना होगा। तो ये सी और सी इन्वर्स क्या हो गया, आई, और ये हो गया बी इन्वर्स सी इन्वर्स। तो ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स और सी इन्वर्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसमें आपको किसकी रिक्वायरमेंट है कि साहब हमको ए की मैट्रिक्स यदि फाइंड करनी है तो हमको बी इन्वर्स चाहिए और सी इन्वर्स चाहिए। तो बी इन्वर्स कैसे आएगा, देखो बी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऐड जॉइंट बी अपॉन सारणिक बी। सी इन्वर्स का बताओ, सी इन्वर्स इज इक्वल टू ऐड जॉइंट सी अपॉन सारणिक सी। तो बी इन्वर्स के लिए बी के पास जाना होगा, ये बी रहा, तो बी से आपको बी इन्वर्स फाइंड करना है, सी से आपको सी इन्वर्स फाइंड करना है। अब आप देखो, आप सेल्फ करेंगे, बी की मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2 2 3। बी का सारणी कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 दूआ 4, -1 डज नॉट इक्वल 0। ऐड जॉइंट बी बताओ कैसे निकालेंगे। ऐड जॉइंट बी को मैंने बताया था ना, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, 3 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, इन दोनों के चिन्ह बदल दो, -2 ये हमारे पास ऐड जॉइंट बी भी आ गया। तो बताओ बी इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो बी इन्वर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सारणिक बी की मान क्या है, -1 अपॉन -1 मैट्रिक्स 3 -2 1। तो इस -1 को अंदर ले जाना, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। बताओ बी इन्वर्स आ गया। इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। बी इन्वर्स जो आया है इसको हम यहाँ रखेंगे। अब हमको सी इन्वर्स फाइंड करना है। तो जैसे बी इन्वर्स मैंने किया है ऐसे ही आप सभी विद्यार्थी सी इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सी के पास चले जाओ, सी का सारणिक निकालो, 5 चौका 20, 7 या 21, 20 में से 21 गए, -1 उसका भी सारणिक सी का मान -1 आएगा। फिर ऐड जॉइंट सी निकाल लो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लाओ, इन दोनों के आपस में चिन्ह बदल दो, ऐसे ऐड जॉइंट सी आ जाएगा। फिर हमको सी इन्वर्स फाइंड हो जाएगा, वो इक्वेशन नंबर 3 आएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड का, इक्वेशन नंबर थर्ड का मान यानी कि बी इन्वर्स का और सी इन्वर्स का मान यहाँ रख दिया जाएगा और बीच में डॉट है, दोनों को मल्टीप्लाई। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में दोनों का गुणा करना यानी दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं वैसे आप सभी ने पढ़ लिया है। तीसरा चैप्टर जो आव्यूह का था वह मैंने अच्छे से आपको सिखा दिया था। तो आपको बेटा एक का आव्यूह प्राप्त होगा। एक का आव्यूह कितना होगा वो हम आपको बता देते हैं, याद रखना। ए का जो आव्यूह आएगा वो आप कितना राइट करेंगे, सुन लो। उसका आंसर है 21 -29 माइनस का 13 और 18। वो 4 एलिमेंट्स आपको आएंगे, वो राइट कर देना। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आपको जितना इस वीडियो में मैटर दिया गया है उनको आप सोल्व करें। 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चन थे इसलिए समय लग गया। आप तीनों की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है बेटा। फिर और चेक करेंगे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में राइट करके और टेस्ट की तैयारी करें। इस चैप्टर का टेस्ट होगा, मैं आपको बता देता हूं। आपके पास समय है, 1-2 दिन में ये चैप्टर आप बिल्कुल 100% परफेक्ट तैयार कर लें। ओके, बाय बाय।